हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, विजन की 30 सितंबर की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए गाइस, हम आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पीएम इनॉग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड अंडर द नमामि गंगे मिशन। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है GS3 के अंडर एनवायरनमेंट सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस, अभी पीएम ने क्या किया, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट किए ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारा गंगा मिशन है कि क्लीन गंगा मिशन है उसे हम कंप्लीट कर सकें। तो इसके अंडर क्या किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उन्हें कंस्ट्रक्ट करेंगे, उन्हें अपग्रेड करेंगे। तो गाइस, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का मकसद क्या है? देखो गाइस, जो भी वेस्ट वाटर होता है वो डायरेक्टली क्या है, रिवर गंगा में फ्लो ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, उन्हें और अपग्रेड किया जाएगा। पीएम ने ये भी हाईलाइट किया गया है, इसे हम 4 स्ट्रेटेजीज में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी गंगा को रेनोवेट कर सकते हैं, रिजनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नेटवर्क ऐसे बनाएंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का, ताकि जो वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली रिवर में फ्लो ना हो। सेकेंड, हम क्या करेंगे, जो भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को हम बिल्ड करेंगे वो ये दिमाग में रख के करेंगे कि एटलीस्ट वो नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स की जो डिमांड है, जो भी वेस्ट वाटर की जो अभी फ्लो होगा उसको वो क्या कर सके, उसको वो सह ले। ठीक है, स्पेशली जो 100 बिग टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, या फिर जो 5000 विलेजेस हैं जो इस रिवर के अलोंग हैं, वहाँ पे हम उन सिटीज़ को, उन विलेजेस को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाए जाएंगे। ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो यूरिनेट क्या मतलब कि फ्रीली ओपनली ना कर सके। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, वहाँ की टाउन्स को, वहाँ के विलेजेस को हमने क्या करना है, ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। तो गाइस, आपको पता ही है इसके अंडर क्या चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, और अब तो स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 भी स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंडर क्या है, ODF प्लस है, साथ में क्या है आपको पता ही होगा, सॉलिड लिक्विड जो वेस्ट मैनेजमेंट है, उन दोनों को हमने क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, तो ये जो होगा काम, ये किसके अंडर होएगा, स्वच्छ भारत मिशन के अंडर होएगा। इसमें क्या एक ऑल आउट एफर्ट भी लिया गया है ताकि हम क्या कर सके, जो रिवर गंगा की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें भी पॉल्यूशन क्या कर सके, स्टॉप कर सके। ठीक है, अब जो गाइस नमामि गंगे वो है क्या, ये इंटीग्रेटिव कंजर्वेशन मिशन है। इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन का मतलब क्या है, देखो इसकी 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो हम क्या कर सके, पोल्यूशन का तो हम खत्म कर ही सकें, साथ में जो गंगा रिवर को हम कंजर्व कर सके, उसे रेनोवेट कर सके। ठीक है, मेन पिलर्स क्या है इस मिशन के, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिवर फ्रंट को डेवलप करेंगे, वहाँ की जो गंगा रिवर की जो एक्वेटिक लाइफ है, उनकी बायोडाइवर्सिटी है, उसे कंजर्व करेंगे। साथ में हम क्या करेंगे, सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी भी क्रिएट करेंगे, एफोरेस्टेशन हम स्टार्ट करेंगे, जो इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट होता है उसे हम मॉनिटर करेंगे, साथ में जो डेवलपमेंट करेंगे गंगा ग्राम का। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, पिलर्स हैं। अब इसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो इसे इम्प्लीमेंट करेगा, और साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इन्हें क्या करेंगी, इसको योगदान करेंगी। इश्यूज़ क्या आ रहे हैं इसको इम्प्लीमेंटेशन करने में, सबसे पहले क्या है, जो पहले की जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको रिहेबिलिट करने में पुअर परफॉर्मेंस देखने को आ रही है। साथ में क्या है, जो ई फ्लो होता है, आपको पता है ना, ई फ्लो मतलब कि जो नेचुरल फ्लो इतना होना ही चाहिए उस रिवर का, ताकि वो अपनी एक्वेटिक लाइफ को कंजर्व कर सके। ठीक है, जो अपना नॉर्मल जो उसका है वो उसको मेंटेन कर सके। तो गंगा में कहीं ना कहीं लेस वाटर फ्लो लेवल देखने को मिला है, पुअर स्लज मैनेजमेंट देखने को मिला है, और देयर इज अ लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस एजेंसी। तो गाइस, आपको पता है जब भी कोई प्रोजेक्ट चलता है उसके अंदर क्या होता है, काफ़ी मिनिस्ट्रीज, काफ़ी एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, तो क्लियरेंसेस लेने में क्या है, कभी कभी कॉपरेशन नहीं बन पाता, तो ये एक बड़ा इशू है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं हम। टेलीकॉम कंपनीज आस्क गवर्नमेंट टू ऑक्शन ENV स्पेक्ट्रम बैंड्स इंस्टेड ऑफ डी लाइसेंसिंग दैम। तो गाइस, ये जो न्यूज़ है ये पहली बार GS3 में इकोनॉमी सेक्शन में आएगी। तो गाइस, ये न्यूज़ है, पहले मैं आपको इसको ईजी लैंग्वेज में आपको डिफाइन कर दूँ। तो गाइस, सबसे पहले हम समझते हैं स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो गाइस, आपको पता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जैसे UV वेव्स होगी, रेडियो वेव्स होगी, माइक्रोवेव्स होगी। ठीक है, डिफरेंट टाइप की वेव्स होती हैं जिनकी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं। तो गाइस, जो रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, दैट इज रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसीज इज नोन एज स्पेक्ट्रम। फाइन, अब स्पेक्ट्रम के अंदर क्या होता है, जैसे टीवी हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, इनमें मेनली जो वेव्स होती हैं यूज़ होती हैं वो होती है रेडियो वेव्स। ठीक है, तो ऐसे क्या है, डिफरेंट बैंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे S बैंड हो गया, E बैंड हो गया, V बैंड हो गया। तो इन बैंड्स के अंदर क्या होती है, जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो क्या होती है, अलग अलग होती हैं। मतलब कि जिसकी जितनी अच्छी फ्रिक्वेंसी होगी, इसका मतलब ये है कि वो आपको जो इंटरनेट स्पीड है वो अच्छी प्रोवाइड करेगा, उसकी जो लो लेटेंसी होगी, तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, सो गाइस, अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और उसके अंदर क्या बैंड्स का क्या सिस्टम होता है, वो आपको समझ में आ गया होगा। वो डिपेंड करता है कितनी किसकी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, अब क्या होता है गाइस, 2 तरह की चीज़ें और होती हैं, एक लाइसेंसिंग होता है, एक होता है अनलाइसेंस्ड। मतलब कि 2 तरह के बैंड्स होते हैं, अनलाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम होते हैं, एक लाइसेंस स्पेक्ट्रम होता है। तो ये लाइसेंस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो सिर्फ एक कंपनी जो यूज़ करती है उसे हम क्या बोलते हैं, लाइसेंस स्पेक्ट्रम। अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम क्या होता है,
जो वेव्स या जो स्पेक्ट्रम, जो बैंड की फ्रिक्वेंसीज एक कोई भी इंडिविजुअल यूज़ कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अनलाइसेंस। ठीक है, अब कोई भी कंपनी अगर लाइसेंस स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रही है तो उसे यूज़ करने का क्या देना पड़ता है, फीस देनी पड़ती है, लाइसेंस फीस देनी पड़ती है। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लाइसेंस स्पेक्ट्रम। और जिसको कोई भी यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, उसे हम क्या बोलते हैं, अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम। और उसे यूज़ करने के लिए आपको कुछ भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपनी न्यूज़ पे। देखो इस टेलीकॉम कंपनीज ने गवर्नमेंट को बोला है कि ई एंड वी स्पेक्ट्रम, देखो गाइस ये बैंड्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट बैंड्स होते हैं, तो ई बैंड है, वी बैंड है। सबसे पहले हम यही देख लेते हैं। देखो गाइस जो ई बैंड होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी होती है, नियर अबाउट 71 to 76 गीगाहर्ट्ज़ या फिर 81 to 86 गीगाहर्ट्ज़, इसके बीच में जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। जबकि जो वी बैंड होती है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, नियर अबाउट 57 to 64 गीगाहर्ट्ज़ होते हैं। और ये जो डाटा ट्रांसमिट करते हैं, इनकी स्पीड कितनी होती है, नियर अबाउट 1000 Mbps। अब आप खुद सोच सकते हो, आपकी जो नॉर्मल आप नेट की स्पीड यूज़ करते हो वो 6 to 7 Mbps होती है, और अगर आप वाईफाई भी यूज़ करो तो मैक्सिमम आपको 50 to 100 Mbps मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ई एंड वी बैंड यूज़ करते हो तो इसकी जो स्पीड है वो नियर अबाउट कितनी है, 1000 मेगाबिट पर सेकेंड है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया ई एंड वी बैंड की जो फ्रीक्वेंसीज कितनी है और वो कितनी तेज स्पीड में क्या कर सकते हैं, डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, जो स्पेक्ट्रम है ई एंड वी बैंड को हम उसको यूटिलाइज किस में कर सकते हैं, हाई कैपेसिटी जैसे वॉइस सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, डाटा सर्विसेज में यूज़ कर सकते हैं, साथ ही बैक होल लिंक स्पेक्ट्रम में। तो कहते हैं बैक होल क्या एक नेटवर्क होता है जो क्या करता है, एक सेल साइट्स को कनेक्ट करता है सेंट्रल एक्सचेंज से। इससे क्या होता है, जो हम इजीली क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर सकते हैं जो भी ऑफर की जाएगी 4G या 5G सर्विसेज के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं न्यूज़ में ये क्यों था। देखो डिपार्टमेंट ऑफ जो टेलीकम्युनिकेशन है वो इन स्पेक्ट्रम को क्या करता है, कस्टोडियन उनको मैनेज करता है और डिसाइड करता है कि हमने स्पेक्ट्रम को एलोकेट करना है या उसको लाइसेंसिंग करनी है, क्या प्राइसिंग है, ये सबको काम कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन करता है। देखो जो वायरलेस सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है किसी भी डेजिग्नेटेड बैंड, जैसे रेडियो बैंड हो गया या एल बैंड हो गया, एस बैंड हो गया, जो भी आपको वायरलेस सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती है, जैसे वाईफाई हो गया, वो या तो लाइसेंस्ड होगा या अनलाइसेंस्ड होगा। अब ये क्या होता है मैं आपको समझा चुकी हूँ। जो सर्विसेज अनलाइसेंस सेक्टर में होता है जैसे वाईफाई, वो मेनली क्या होता है, एक्सपेंसिव नहीं होती, क्योंकि उसको आपको पे नहीं करना होता ना, तो वो लेस एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम को उसके लिए पे नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसलिए क्या होती है, वो एक्सपेंसिव नहीं होती है। देखो अब इन्होंने ये बोला है अगर हम ई एंड वी बैंड को डी लाइसेंस कर देंगे तो इससे क्या होएगा, एक जो लेवल प्लेइंग फील्ड होएगा वो क्या होएगा, इरप्ट होगा, वो क्या होएगा, वायलेट होगा। क्यों, एक बात बताओ, जो अदर जो स्पेक्ट्रम्स हो, जो डिफरेंट टेलीकॉम सर्विसेज हैं जिनको लाइसेंस स्पेक्ट्रम है, उनको उनकी जो फीस होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप ई एंड वी बैंड को डी लाइसेंस कर दोगे तो सभी लोग इसको यूज़ करना चाहेंगे, तो अगर आप इसको डी लाइसेंस कर दोगे तो इससे क्या होगा, जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो कहीं ना कहीं हैम्पर होगा अगेंस्ट द लाइसेंस टेलीकॉम सर्विसेज। इसलिए क्या करा है, इन्होंने बोला है कि हमें क्या करना चाहिए, इसे डी लाइसेंस नहीं करना चाहिए, जबकि हमें क्या करना चाहिए, इसको स्पेक्ट्रम को मतलब कि ऑप्शन कर देना चाहिए। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं इस लाइन को पढ़ देती हूँ। डी लाइसेंसिंग ऑफ ई एंड वी बैंड्स विल टिल्ट द लेवल प्लेइंग फील्ड अगेंस्ट लाइसेंस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स सिंस दे आर बर्डन, क्योंकि भाई जो लाइसेंस टेलीकॉम सर्विसेज वाले हैं वो ऑलरेडी उनके भी ऊपर भी बर्डन है वेरियस कॉस्ट का, जैसे स्पेक्ट्रम का, एक्विजिशन फीस का, लाइसेंस फीस का, या स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस का, या फिर डिफरेंट बर्डन उनके पास है। ठीक है, तो इन जो कंपनीज हैं, जो डिफरेंट टेलीकॉम सर्विस कंपनीज हैं जो कि लाइसेंस स्पेक्ट्रम यूज़ करती हैं, तो उन्होंने ये क्या है, ऑब्जेक्शन उठाया। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अपनी सेफ मदरहुड एश्योरेंस दैट इज अ सुमन विल लेड टू अ फुली रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल हेल्थ सिस्टम। तो गाइस ये जो न्यूज़ है GS3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर हेल्थ सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस आपको सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो सुमन स्कीम है ये है क्या। देखो गाइस ये स्कीम है, किसका इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। देखो गाइस आपको नाम पढ़ के ही समझ में आ गया होगा इस स्कीम के अंडर क्या होगा, दैट इज़ अ सेफ मदरहुड एश्योरेंस। तो इसके अंडर क्या है, हमारा एम यही है कि हम क्या कर सकें, जो मैटरनल डेथ्स होती हैं या फिर जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबीज़ की जो डेथ्स होती हैं उन्हें हम क्या कर सकें, जीरो लेके आ सकें। ठीक है, इट इज़ एन इनिशिएटिव फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल एंड द न्यूबॉर्न डेथ। इसके अंदर हम क्या करेंगे, फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, किस किस को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को, या फिर जो वुमेन डिलीवरी के बाद जिनको 6 मंथ्स हो गए हैं, मदर्स अप टू 6 मंथ्स, एंड जो भी सिक न्यूबॉर्न्स होते हैं उन सबको हम क्या कर देंगे, फ्री हेल्थ केयर बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। इसका फीचर क्या है, देखो सबसे पहले क्या होएंगी, अगर प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है तो उन्हें C सेक्शन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी और जीरो एक्सपेंस डिलीवरी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, साथ में क्या होएगा, अगर आपको घर से हॉस्पिटल तक आना है तो फ्री ट्रांसपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा टू ऑल द प्रेग्नेंट
प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम होम टू हेल्थ फैसिलिटी एंड बैक। ठीक है, ये नहीं कि घर से हॉस्पिटल या हॉस्पिटल से घर भी आपको लेके जाएंगे। उसके बाद क्या, अगर किसी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी ने मना कर दिया कि हम आपको सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उनके अगेंस्ट पेनल्टी लगेगी, मतलब कि जीरो टॉलरेंस फॉर डिनायल ऑफ सर्विसेज। आगे क्या है, आपको सर्विसेज दी जाएगी फॉर 4 चेकअप्स, आपको मिनिमम 4 चेकअप्स प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब कि विद इन जब आपकी फर्स्ट 3 मंथ्स के जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हो उन्हें 1 चेकअप प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद उन्हें आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स भी दिए जाएंगे, साथ में जो टेटनस या डायफ्थीरिया के इंजेक्शन होते हैं ताकि बेबी को ये सब प्रिवेंटिव मेजर्स दे सकें, डिजीज से बचा रहे, ये सब उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया जो सुमन स्कीम के अंडर था। अब जरा हम देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों था। देखो अभी क्या किया, जो हमारी मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इम्पोर्टेंस शो की है कि सुमन की क्या इम्पोर्टेंस है, कि कहाँ पे एक ये देखो बोर्ड है, दैट इज़ अ पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड अकाउंटेबिलिटी ब्रेकफास्ट इवेंट। इस इवेंट में क्या है, जो हमारे हेल्थ के मिनिस्टर हैं उन्होंने इम्पोर्टेंस हाईलाइट करी है किसकी, सुमन स्कीम की। ठीक है, तो गाइस ये जो पार्टनरशिप फॉर मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ ये है क्या, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एलियंस है वुमेन्स का, चिल्ड्रंस का, एडोलसेंस हेल्थ पे जो काम करता है। इसमें नियर अबाउट 192 कंट्री से डिफरेंट नियर अबाउट 1000 ऑर्गेनाइजेशन इसमें क्या पार्टनरशिप में है। ये क्या करता है, अब डिफरेंट पार्टनरशिप में वो क्या काम करेंगे, वो अपनी स्ट्रेटेजीज को शेयर करेंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें क्या करेंगे डिसाइड करेंगे, क्या रिसोर्सेज हैं उन्हें शेयर करेंगे और एक इंटरवेंशंस को पे एग्री करेंगे। ठीक है, जो अभी इस बोर्ड को कौन चेयर किया गया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ यूके, इन दोनों के द्वारा किया गया है, उसको चेयर किया गया है। ठीक है, सो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट फ्रेम्स ट्रांसजेंडर पर्सन्स रूल 2020। तो गाइज हम ये न्यूज़ आई थिंक काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो गाइज ये जो न्यूज़ है GS1 GS2 दोनों के अंडर कवर होएगी, दैट इज़ द सोशल इश्यूज़ के अंडर या फिर सोसाइटी सेक्शन के अंडर। तो गाइज जो रूल्स इशू किए गए हैं वो किसके अंडर किए गए हैं, ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 के अंडर। इसका एम यही है ताकि हम जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स के राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें और उनके लिए एक वेलफेयर प्रोविजंस उन्हें प्रोवाइड कर सके। पहले भी क्या आपको पता है सेंटर ने कॉन्स्टिट्यूट किया था अभी नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स इस एक्ट के अंडर। क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे पहले हमने ये पहले पढ़ा हुआ है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, जो ट्रांसजेंडर का क्या जेंडर है उसे सर्टिफाई करेगा विदाउट, ये आपको ध्यान रखना, विदाउट एनी मेडिकल और फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या करेंगे, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी वो हर एक अपनी अपनी स्टेट में एक वेलफेयर बोर्ड्स को कॉन्स्टिट्यूट करेंगी फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ताकि हम उन लोगों के राइट्स और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो सेंटर के द्वारा जो चलाई गई स्कीम्स हैं उनका फ़ायदा उठा सकें। फिर हम क्या करेंगे, जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल, सोशल सिक्योरिटी या हेल्थ स्कीम्स हैं या जो वेलफेयर मेजर्स हैं वहाँ हर जगह हम क्या करेंगे, ट्रांसजेंडर पर्सन्स को इंक्लूड करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स को ये बोला गया है कि आप स्टेप्स लो ताकि हम क्या कर सकें, ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे प्रोहिबिट कर सकें इन एनी गवर्नमेंट और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन और एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अंडर दिस परव्यू। इसके अंदर ये भी बोला गया जब रूल्स नोटिफाई हो चुके हैं उसके विद इन 2 ईयर्स क्या है, हमें क्या करना है, ट्रांसजेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है। जैसे हमने क्या करना है, अभी आप कहीं भी जाते हो आपको 2 तरह के वॉशरूम मिलते हैं, जेंट्स या फीमेल्स। ठीक है, अब इनके लिए बोला कि इनके लिए अलग वॉशरूम्स भी होना चाहिए, साथ में हॉस्पिटल्स में भी इनके लिए अलग सेपरेट वार्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना कि ये इन्होंने नोटिफाई किया है। स्टेट गवर्नमेंट को भी बोला है कि आपको क्या करना है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल को सेटअप करना है। वो क्या करेगा, जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स के अगेंस्ट जो ऑफेंसेस होएगा उन्हें मॉनिटर करेगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पे पढ़ते हैं। ग्लोबल NGO एमनेस्टी इंटरनेशनल शट्स ऑपरेशन इन इंडिया। तो गाइस ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ GS3 के अंडर भी कवर हो सकती है इकोनॉमी में। ठीक है, नहीं तो GS2 के अंडर इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं, इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं कवर होगी, ये इकोनॉमी में सेक्शन में कवर होगी। तो गाइस अभी आपको पता है, देखो ग्लोबल NGO का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में ये ऑपरेट होता है। तो गाइस वो ग्लोबल NGO हमारे इंडिया में भी ऑपरेट हो रहा था। अब देखो गाइस क्या है, अगर सपोज करो कोई NGO, आपने कोई भी NGO खोला, ठीक है, अगर आपको फ़ॉरेन डोनेशन, देखो फ़ॉरेन क्या डोनेट करता है कुछ, अगर आपको फ़ॉरेन फंड्स रिसीव करने हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर कराना होगा किसके साथ, FCRA, दैट इज़ द फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके साथ आपको रजिस्टर करवाना होगा। अगर आप इसके साथ रजिस्टर करा लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, जो भी फॉरेन फंडिंग है वो आपको मिल सकती है। तो आप अपने जो NGOs के अंदर जो भी आप काम कर रहे हो तो आप उस फंड को यूज़ कर सकते हो।
ठीक है, लेकिन ये प्राइमरी कंडीशन क्या है, आपको रजिस्टर कराना होगा। ठीक है, अभी क्या है गाइस, इसको अभी क्यों किया है, देखो रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ग्लोबल एनजीओ है, इसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। क्यों फ्रीज किया, क्योंकि इस पे चार्जेस हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और इसने जो FCRA एक्ट है उसके वायलेट किया है। ठीक है, फॉर सस्पेक्टेड वायलेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। कॉन्सिक्वेंटली क्या है, जो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया उसने अपने सभी ऑपरेशंस को इंडिया में क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया, स्टॉप कर दिया। इंडिया में क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो सभी फॉरेन फंड्स, जो भी NGOs या जो ऑर्गेनाइजेशंस FCRA एक्ट के थ्रू जो फॉरेन फंडिंग रिसीव करते हैं उन्हें क्या करती है, मॉनिटर करती है। कौन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। देखो FCRA को हम इसलिए लेके आए थे ताकि हम क्या कर सकें, जो भी फॉरेन फंड्स वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं उन्हें रेगुलेट कर सकें, जिसका ऑब्जेक्टिव यही ताकि वो उसको सही डायरेक्शन में ही यूज़ करें, ऐसी एक्टिविटीज़ में यूज़ ना करें, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में वो यूज़ ना करें। ठीक है, तो देखो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल और जो कि 3 सब्सिडरीज हैं, इन्होंने सबसे पहले क्या वायलेट किया, सबसे पहले तो यही वायलेट किया कि ये इसके अंडर रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब कि एक तो वो रजिस्टर्ड नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के क्या है वो फॉरेन फंडिंग्स को यूज़ करिए। ठीक है, तो जो कि सबसे पहले प्राइमरी कंडीशन थी। दूसरी बात क्या है, इन्होंने क्या किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो ये इनकी वजह से क्या है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उसने क्या कर दिए, जो इनके बैंक अकाउंट्स उन्हें फ्रीज कर दिया। देखो काफ़ी NGOs हैं जो क्या है, जो रजिस्टर्ड होते हैं किसके, इस एक्ट के अंडर, फेम एक्ट के अंडर। तो क्या फेम एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होने से क्या होता है, वो क्या लेते हैं, डोनेशन ले लेते हैं। सपोज करो NGO 1 है, ये NGO 2 है। अब NGO 1 तो रजिस्टर्ड है, NGO 2 रजिस्टर्ड नहीं है, तो इसने क्या किया, यहाँ से फंडिंग ले ली और इसको दे दी। ठीक है, कहने को तो लीगल है पर कर तो गलत रहा है ना, वो है तो मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं ना कहीं। तो देखो इसमें यही बोला है कि काफ़ी जो NGOs हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं अंडर फेम एक्ट और जिसको फाइनेंस मिनिस्ट्री रेगुलेट कर रही है, लेकिन वो स्टिल क्या कर रही है, उन फॉरेन फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रही है टू वेरियस एसोसिएशन। पहले भी क्या है, हमने काफ़ी पावर्स किसको दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, ताकि हम क्या कर सकें, इन केसेस को इफेक्टिव मैनर में मॉनिटर कर सकें। रिसेंटली क्या गवर्नमेंट ने इसे इफेक्टिव बनाने के लिए, इस एक्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए, इसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए अभी इसको अमेंड किया। आपको पता ही होगा, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल लेके आया है। इसको हमने क्या किया, 2010 का जो एक्ट था उसे अमेंड किया टू एनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द रिसिप्ट एंड द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। क्राइम इन इंडिया 2019 रिपोर्ट बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। भाई हमारे इंडिया में क्राइम तो भाई बढ़ता ही रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अभी आप देख भी रहे होंगे कैसे जो रेप केसेस है, गैंग रेप केसेस हैं, कितने बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो अभी जो रिपोर्ट यही है कि जो क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन इंक्रीज हुए नियर अबाउट 7.3%। यूपी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस है अगेंस्ट वुमेन, और असम में रिपोर्ट हुए हाईएस्ट रेट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। तो क्या रेट में क्या, देखो हाईएस्ट नंबर ऑफ क्राइम्स का मतलब ये है कि चलो ठीक है 1000 केसेस हैं यूपी में, असम का मतलब, असम में हाईएस्ट रेट का मतलब है कि कम समय में जो केसेस का है बढ़ना है। ठीक है, मैक्सिमम केसेस मेनली किसके हैं, जो क्रुएलिटी बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव, नियर अबाउट मतलब कि इट्स अ टाइप ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा है। इंडिया में रिकॉर्ड किया है एवरेज 2019 में कि डेली जो रेप केसेस होते हैं कितने होते हैं, 87 होते हैं। जो क्राइम्स अगेंस्ट शेड्यूल्ड कास्ट है वो नियर अबाउट 77.3% इंक्रीज हुए हैं, और क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन ये भी इंक्रीज हुए हैं नियर अबाउट 4.5%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। RBI ने एक्सटेंड किया वेज एंड मीन्स एडवांसेस लिमिट्स एंड ओवरड्राफ्ट रेगुलेशंस फॉर स्टेट्स यूटीज फॉर 6 मंथ। क्योंकि सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता क्या। सपोज करो कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, अगर उसके पास क्या है पैसों की कमी पड़ जाए कुछ वक्त के लिए, सपोज करो आपको 200 रुपये की कोई टी शर्ट लेनी थी और आपके पास सिर्फ 150 रुपये हैं और आपको 50 रुपये और चाहिए, तो आप क्या करोगे, अपने दोस्त से उधार ले लोगे। उसी लिए क्या है, उसी तरह के सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी के पास भी अगर पैसे की कमी पड़ती है, वो क्या करेगी, फोर्स मतलब कि ओवरनाइट पर्पस के लिए या फिर कुछ दिनों के लिए क्या करेगी, उधार पे पैसे ले लेगी शॉर्ट टर्म के लिए। किससे लेगी, RBI से लेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेज एंड मीन्स एडवांसेस। ठीक है, तो लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी लगता है। ठीक है, आपका दोस्त आप पे इंटरेस्ट लगाए ना लगाए, लेकिन इस पर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, कितना लगता है, रेपो रेट के साथ लगता है। ये याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है, ना कि कमर्शियल बैंक। जो कमर्शियल बैंक लेते हैं उनके लिए अलग होता है, डेट इज द लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखना। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अब हम इस न्यूज़ में। देखो गाइस अभी क्या किया है,
ये जो रिलैक्सेशन हैं अभी रिलैक्स किया, इसलिए रिलैक्स किया ताकि हम स्टेट्स या जो यूनियन टेरेटरीज हैं उनको हेल्प कर सकें, ताकि जो भी उनको शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस होती है उसे ओवरकम करने के लिए। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होती है, ये 1997 में इंट्रोड्यूस किए जाए थे, ताकि हम क्या कर सकें, जो रिसीप्ट्स या जो पेमेंट्स होती हैं जो उसमें मिसमैच होता है उसको हम क्या कर सकें, पूरा कर सकें। गवर्नमेंट क्या कर सकती है इसमें, क्या है, आप RBI से एकदम से इमीडिएट आपको कैश मिल जाता है, जैसे आपके दोस्त से आपको इमीडिएट कैश मिल जाएगा, लेकिन उसे क्या करना है, विद इन 90 डेज क्या है इस अमाउंट को रिटर्न करना पड़ता है। आप अपने दोस्त को करो ना करो, लेकिन यहाँ पे आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर उन्होंने इंटरेस्ट से चार्ज होता है कितना, एग्जिस्टिंग रेपो रेट पे, ठीक है। अगर वेज एंड मीन्स एडवांस सपोज करो अगर फिर भी उसने 90 दिन तक नहीं दिए तो उसके ऊपर फिर इंटरेस्ट लगता है कितना, ओवरड्राफ्ट। इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट, मतलब कि अगर रेपो रेट पे अगर 7% था सपोज करो तो उस पर अब 2% और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट लगता है, ठीक है, विच इज़ 2% मोर देन द रेपो रेट। आगे बढ़ते हैं, टाइम यूज सर्वे बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। तो गाइस टाइम यूज सर्वे का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें हम मेनली ये मेजर करते हैं मैन वुमेन या अदर ग्रुप ऑफ पर्सन्स कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ में। तो को फाइंडिंग यही है कि नियर अबाउट ओनली 38.3% पॉपुलेशन ऐसी है जो एम्प्लॉयमेंट या अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रही है, और नियर अबाउट एक दिन में 429 मिनट स्पेंड कर रही है, मतलब नियर अबाउट 8 आवर्स वो स्पेंड कर रही है। इसके अंदर ओनली 18.4 वुमेन है जो एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है एज कम्पेयर टू 57.3%। तो आप देख सकते हो यहीं पे जेंडर डिस्पैरिटी कितनी ज़्यादा है। ओनली 14% मैन है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं अनपेड केयर गिविंग सर्विस जैसे हाउस होल्ड मेंबर्स में, और जिसमें वो स्पेंड कर रहे हैं नियर अबाउट एवरेज 76 मिनट्स पर डे, नियर अबाउट 1 घंटा। इको सेंसिटिव जोन, तो क्या इको सेंसिटिव जोन्स क्या होते हैं, देखो इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, किसी भी नेशनल पार्क या किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड जो एरिया होता है विद इन 2 to 10 किलोमीटर, ये याद रखना 2 to 10 किलोमीटर जो एरिया होता है उसके आसपास, उसे हम बोलते हैं इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। तो अभी NGT ने क्या किया, देखो कुछ स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स हैं वेस्टर्न घाट्स की, उन्होंने बोला है कि जो इको सेंसिटिव जोन का जो एरिया है जैसे 2 to 10 किलोमीटर है उस साइज़ को क्या किया जाए, थोड़ा रिड्यूस किया जाए। व्हिटल डाउन का मतलब क्या है, उस एरिया को थोड़ा रिड्यूस किया जाए। इसके ऊपर क्या किया है, जो NGT है हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उसने कंसर्न एक्सप्रेस किया है, ठीक है, बाय उसने ये बोला कितना हमें बाय 6386 स्क्वायर किलोमीटर। अब इको सेंसिटिव जोन क्या होते हैं, इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिसको हम एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नोटिफाई करते हैं, जिसको हम इससे हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन या जो भी अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट है इस एक्टिविटी से प्रोटेक्ट करते हैं। ये हम स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वहाँ के लैंडस्केप को, बायोडाइवर्सिटी को, वाइल्ड लाइफ को, हिस्टोरिकल वैल्यू को, और रेगुलेट करते हैं वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और इंश्योर करते हैं कि उस इकोसिस्टम जो सेंसिटिव जोन है वहाँ पे सस्टेनेबल वे में डेवलपमेंट बनी रहे। देखो सीरो सर्वे हुआ है अभी ICMR के द्वारा, देखो आपको मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ। सीरो सर्वे में हम क्या करते हैं, स्मॉल स्केल पे हम क्या करते हैं, रैंडमली लोगों का क्या कर रहे हैं, ब्लड चेकअप कर रहे हैं और देख रहे हैं भी किसको कोविड है या नहीं है, ठीक है। तो सीरो सर्वे अभी जो अगस्त में हुआ है उसके अंदर हमने क्या करा, जो टेस्टिंग करी है ब्लड सीरम की, तो उसमें हमने मॉनिटर किया है जो 7% जो पॉपुलेशन है, 7% अडल्ट पॉपुलेशन है वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। अगर हम अगस्त में देखा जाए, इसके अंदर देखो गाइस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अर्बन जो स्लम्स में उसमें जो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड लोग हैं वो 15.6% है, जो नॉन स्लम अर्बन एरियाज हैं उसमें 8.6% इन्फेक्ट है, और जो रूरल एरियाज है उसमें 4.4% एक्सपोज है, ठीक है। तो गाइस ये अच्छी बात थी। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड लॉन्च। तो क्या इसको लॉन्च किसने किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। देखो इसका काम क्या है, देखो डिफरेंट स्कीम्स चल रही हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करता है, और जो भी आपने लोन्स दिए गए हैं उसको भी क्या करता है, मॉनिटर करता है। देखो इसका काम क्या है, ताकि जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनकी मैनेजमेंट कर सके, उनको रिव्यू कर सके, और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो कॉमन सिटीजन को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। जो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड है इसका काम क्या है, जो भी NCR रीजन है, दैट इज दिल्ली NCR रीजन में जो भी रीजनल लेवल पे या सब रीजनल लेवल पे जो प्लान्स चल रहे हैं उन्हें अप्रूव करता है, या फिर उन प्रोजेक्ट्स को जो फंड्स चाहिए उन्हें अप्रूव करता है एट अफोर्डेबल रेट बाय रेजिंग बॉन्ड्स फ्रॉम मार्केट या फिर लोन्स देके, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, NCRPB। लास्ट न्यूज़, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। तो गाइस इसमें क्या है, देखो डिफरेंट टाइप के स्टार्टअप होते हैं, हमको पता है IT सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में, ये डिफरेंट स्टार्टअप होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्टार्टअप हुआ है डिफेंस सेक्टर में जा रहा है, ताकि हम क्या कर सकें, जो डिफेंस के इकोसिस्टम है उसे हम बूस्ट कर सकें। देखो डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज का एम यही है कि हम क्या कर सकें, डिफेंस एक्सीलेंस इकोसिस्टम हम क्या कर सकें,
बूस्ट कर सकें। इस इनिशिएटिव को हमने 2018 में लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव यही था, हम क्या कर सकें, अपनी इनोवेशंस को एनकरेज कर सकें और एक इफेक्टिव डिफेंस स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप कर सकें। इसके अंडर क्या है, कुछ आर्म्ड फोर्सेज हैं जो हमारी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स हैं, जो 11 चैलेंजेस जो फेस कर रही हैं, वो ऐसे 11 चैलेंजेस को इन स्टार्टअप्स के आगे रखा गया और उन्हें बोला गया जरा आप इसके सोल्यूशन ढूंढ के लाओ। आर थ्रोन ओपन टू प्रोसेस स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स एंड एमएसएस कि आप उनको इनोवेटिव आइडियाज़ प्रोवाइड करो। ठीक है, सो यहाँ पे आज डेली करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।